हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं 15 ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो हाल ही में 2021 में ग्रुप 5 के एग्ज़ाम में मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा लैब टेक्नीशियन के पद के लिए पूछे गए थे। इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ 15 क्वेश्चन को ही कैप्चर करने वाला हूं और उन पर डिस्कस करने वाला हूँ। आप इन 15 क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, नॉर्मल रेंज ऑफ टोटल WBC काउंट इन एडल्ट्स। मतलब कि टोटल WBC काउंट का नॉर्मल रेंज एडल्ट्स में कितना होता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2000 टू 6500, बी है 7000 टू 11000, ऑप्शन सी है 4500 टू 13000 एंड ऑप्शन डी है 4500 टू 11000। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 4500 टू 11000, क्योंकि जो WBC का नॉर्मल रेंज होता है वो करीब करीब 4000 से लेके 11000 तक माना जाता है। 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन ब्लड इज एडेड टू N/10 HCl हीमोग्लोबिन इज कन्वर्टेड टू। N/10 HCl जब मिक्स किया जाता है हीमोग्लोबिन के साथ तो क्या बनता है। ऑप्शन ए है मेट हीमोग्लोबिन या फिर मेटा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है एल्कलाइन हीमेटीन, ऑप्शन सी एसिड हीमेटीन और ऑप्शन डी फेरिक क्लोराइड। ऑप्शन ए जो है मेटा हीमोग्लोबिन, ये हमेशा जो हीमोग्लोबिन की जो मेथड है वो साइनामेट वाले मेथड में ये फॉर्म होता है। और जो ऑप्शन सी है एसिड हीमेटीन, आपने शायद सैहली मेथड सुना होगा। सैहलीज मेथड में ये फॉर्म होता है एसिड हीमेटीन। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा एसिड हीमेटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ इज प्रेजेंट इन एबनॉर्मल स्टूल सैंपल। इनमें से ऐसा कौन सा प्रोटोजोआ है जो एबनॉर्मल स्टूल सैंपल में पाया जाता है। ऑप्शन ए है पिनवॉर्म, ऑप्शन बी राउंडवॉर्म, ऑप्शन सी हुकवॉर्म और ऑप्शन डी एंट अमोइबा हिस्टोलाइटिका। एबनॉर्मल स्टूल सैंपल में हमेशा एंट अमोइबा हिस्टोलाइटिका हो सकता है। ऑप्शन डी एंट अमोइबा हिस्टोलाइटिका, जो क्या कॉज करता है एंट अमोइबा हिस्टोलाइटिका, अमोइबिक डिसेंट्री। अमोइबिक डिसेंट्री को कॉज करता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एंट अमोइबा हिस्टोलाइटिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ड्रैपकिंस सॉल्यूशन कंटेन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जो ड्रैपकिन सॉल्यूशन होता है इनमें से कौन सा कंपाउंड उसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बी है पोटेशियम साइनाइड, ऑप्शन सी है पोटेशियम आयोडाइड और ऑप्शन डी है पोटेशियम क्लोराइड। ड्रॉपकिन सॉल्यूशन में जो कंपाउंड होता है वो होता है पोटेशियम साइनाइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पोटेशियम साइनाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अमोइबिक डिसेंट्री
इज कॉज्ड बाय। अब देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था, उससे ही संबंधित ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा समझना होगा। अमोइबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय। अमोइबिक डिसेंट्री किसकी वजह से होता है, किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका, ऑप्शन बी है जियार्डिया लैम्ब्लिया, ऑप्शन सी है ट्राइकोमोनास और ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से तो आपको पता है कि मलेरिया की स्पीसीज़ है ये। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से मलेरिया होता है। और एंट अमोइबा हिस्टोलाइटिका ये कॉज करता है अमोइबिक डिसेंट्री को, मतलब एंट अमोइबा हिस्टोलाइटिका के इन्फेक्शन से अमोइबिक डिसेंट्री होता है। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए एंट अमोइबा हिस्टोलाइटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following media is used for subculturing Corynebacterium diphtheria? इनमें से ऐसा कौन सा मीडिया है जो Corynebacterium diphtheria के सब कल्चरिंग के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सेलेनाइड ब्रोथ, ऑप्शन बी है लॉन्स्टीन जेंसन मीडियम, ऑप्शन सी है लॉफलर सीरम मीडियम। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा लॉफलर सीरम मीडियम। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? कोराइनबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए। और वहीं अगर बात करते हैं ऑप्शन बी की लॉन्स्टीन जेंसन मीडियम की, तो ये हमेशा माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? एलजे मीडियम, शॉर्ट फॉर्म इसको कहते हैं एलजे मीडियम, लॉन्स्टीन जेंसन मीडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट कॉजेस काला आजार? काला आजार इनमें से कौन सा पैरासाइट कॉज करता है? ऑप्शन ए है लिशमैनिया डोनोवेनी, ऑप्शन बी हुकवॉर्म, ऑप्शन सी टीनिया सोलियम और ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम स्पीसीज। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लिशमैनिया डोनोवेनी कॉजेस काला आजार। लिशमैनिया डोनोवेनी की वजह से काला आजार होता है। हुकवॉर्म की बात करें तो एंकाइलोस्टोमा जो होता है, एंकाइलोस्टोमा एग्जाम्पल है हुकवॉर्म का एंकाइलोस्टोमा। और टीनिया सोलियम जो है वो एक टैपवॉर्म है, टैपवॉर्म। टीनिया सोलियम एक टैपवॉर्म है। और वहीं अगर बात करते हैं प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ की, तो प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ जो क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है, जिसकी 4 स्पीसीज़ मोस्टली होती हैं। कौन कौन सी? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए लिशमैनिया डोनोवेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन? इनमें से एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट कौन सा है यूरिन का? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कीटोन बॉडीज़। कीटोन बॉडीज़ नॉर्मल कंडीशन में यूरिन में कभी नहीं पास आउट होते, ये हमेशा एबनॉर्मल कंडीशन में ही कीटोन बॉडीज़ पास आउट होते हैं। जैसे डायबिटीज़
के कंडीशन में जब भी डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन हो तो ऑन दैट केस कीटोन बॉडी पास आउट हो सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए पोटेशियम की, यूरिया की, यूरिक एसिड की, तो ये थोड़े थोड़े कम मात्रा में जो है वो यूरिन में पास आउट हो सकते हैं। कौन से कंडीशन में? नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में कीटोन बॉडी पास आउट हो सकता है। और भी बहुत सारे ऐसे कंस्टिट्यूएंट होते हैं जो एबनॉर्मल कंडीशन में, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस में ग्लूकोज भी पास आउट होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन भी पास आउट होता है, बट इन ऑप्शंस में कीटोन बॉडीज ही ऐसा है जो एबनॉर्मल कंडीशन में यूरिन के थ्रू पास आउट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस इज ऑल्सो कॉल्ड। पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस को कहते हैं कौन सा? ऑप्शन ए है हिमोलिटिक, ऑप्शन बी नियोनाटल, ऑप्शन सी टॉक्सिक और ऑप्शन डी ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑप्शन ए जो है हिमोलिटिक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इसमें दो तरह के जॉन्डिस होते हैं पोस्ट हिपैटिक, सॉरी 3 तरह के जॉन्डिस हो सकते हैं, प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक। प्री हिपैटिक को हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं और पोस्ट हिपैटिक को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। साइट फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन इन इन्फेंट्स इज। बोन मैरो एस्पिरेशन की साइट इन्फेंट्स में, नवजात शिशुओं में बोन मैरो का कलेक्शन कहाँ से किया जाता है? सो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए अपर एंड ऑफ द टिबिया, ऑप्शन बी है स्टर्नम, ऑप्शन सी है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और ऑप्शन डी है इलियक क्रेस्ट। सो इन्फेंट्स में बोन मैरो के कलेक्शन की जो साइट होती है वो होती है ऑप्शन ए अपर एंड ऑफ द टिबिया। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अपर एंड ऑफ द टिबिया। टिबिया जो बोन जो पैरों में होती है घुटने के नीचे, वहाँ टिबिया के जो है अपर एंड से कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। देखिए उसमें एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट पूछा था और इसमें ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट पूछा है, नॉर्मल ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट। सो ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट मतलब जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो तो उसको ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट कहते हैं। सो नॉर्मल कंडीशन में जो ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट पास आउट होता है थ्रू यूरिन वो है, इसमें ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी क्लोराइड और ऑप्शन डी है यूरिया। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यूरिया। यूरिया क्या है? यूरिया एक ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट है जो नॉर्मली यूरिन के थ्रू पास आउट होता है, क्योंकि यूरिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में भी यूरिन के थ्रू पास आउट होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। CSF फॉर्म्स कॉब वेव ऑन स्टैंडिंग इन। CSF कॉब वेव बनाता है स्टैंडिंग के बाद, मतलब CSF को एज इट इज़ अगर रख दिया जाए तो एक कॉब वेव स्ट्रक्चर बनाता है किस कंडीशन में? ऑप्शन ए है पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी है ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, ऑप्शन सी है स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर एंड ऑप्शन डी है वायरल मेनिंजाइटिस। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में कॉब वेव स्ट्रक्चर बनता है CSF में जब भी CSF को एज इट इज़
रख दिया जाता है। और ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस में क्या हो सकता है, इसमें जो ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो सकता है, और वहीं अगर प्रोटीन के लेवल की बात की जाए तो प्रोटीन का लेवल बढ़ सकता है। ग्लूकोज कम हो सकता है और प्रोटीन बढ़ सकता है। किस कंडीशन में? ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following is a polysaccharide? इनमें से ऐसा कौन सा है जो पॉलीसेकेराइड है? कार्बोहाइड्रेट का टाइप आपको पता है कौन कौन से होते हैं। मोनोसेकेराइड, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट के जो टाइप हैं उसमें पहला है मोनोसेकेराइड, दूसरा है डाइसेकेराइड, तीसरा है पॉलीसेकेराइड। ये 3 टाइप होते हैं किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के 3 टाइप। तो इसमें पूछा है कि पॉलीसेकेराइड्स इनमें से कौन सा है। मोनोसेकेराइड्स में, डाइसेकेराइड्स में और पॉलीसेकेराइड्स में क्या अंतर होता है? देखिए, ऑप्शन ए दिया है फ्रक्टोज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी ग्लूकोज और ऑप्शन डी माल्टोज। सो फ्रक्टोज जो है वो मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज भी मोनोसेकेराइड है, माल्टोज डाइसेकेराइड है। मतलब कि जब कार्बोहाइड्रेट की सिर्फ एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो तो वो मोनोसेकेराइड होता है। जब 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हों तो वो डाइसेकेराइड होता है, और 2 से जब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हों तो पॉलीसेकेराइड होता है। सो फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है और माल्टोज डाइसेकेराइड है। स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड है, और किस टाइप का पॉलीसेकेराइड है ये? होमोपॉलीसेकेराइड है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टार्च। ऑप्शन बी स्टार्च इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नॉर्मल रेंज ऑफ प्लाज्मा टोटल प्रोटीन इज। प्लाज्मा टोटल प्रोटीन का नॉर्मल रेंज ग्राम पर डीएल में होता है। ऑप्शन ए है 3 to 5, ऑप्शन बी 6 to 8, ऑप्शन सी 8 to 10 और ऑप्शन डी 9 to 10। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 6 to 8। 6 to 8 ग्राम पर डीएल कितना होता है प्रोटीन? नॉर्मल रेंज ऑफ प्रोटीन होता है 6 to 8 ग्राम पर डीएल। काहे में? ब्लड में। 6 to 8 ग्राम पर डीएल इन ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द सीरम ऑफ एन इंडिविजुअल विथ बी ब्लड ग्रुप कंटेन्स। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ब्लड ग्रुप का जो नाम होता है वो किस बिहाफ पर रखा जाता है। ब्लड ग्रुप का नाम हमेशा, ध्यान रहे, एंटीजेंस के नाम के बेस पर है। अगर बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा? ए होगा। और एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी होगी। ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए होगा। ब्लड ग्रुप अगर ए बी की बात करें तो एंटीजन कौन सा होगा? एंटीजन इसमें ए और बी दोनों होंगे और एंटीबॉडी नील होंगे, कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। वहीं अगले ब्लड ग्रुप की बात करें, ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो एंटीजन इसमें नील होंगे, कोई भी एंटीजन नहीं होगा, जबकि इसमें एंटीबॉडी जो होंगे
ए भी होगा और बी भी होगा। सो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सीरम ऑफ एन इंडिविजुअल विथ बी ब्लड ग्रुप कंटेन्स, ब्लड ग्रुप बी की बात कर रहे हैं। ब्लड ग्रुप बी में हमने देखा कि आरबीसी में कौन सा एंटीजन होगा, एंटीजन बी होगा। वहीं एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, द सीरम ऑफ एन इंडिविजुअल विथ बी ब्लड ग्रुप। अब सीरम में पता है आपको कि सीरम में हमेशा एंटीबॉडी होता है। सो कौन सा एंटीबॉडी होगा इसमें, एंटीबॉडी ए होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एंटी ए, एंटी ए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एंटी ए इज द करेक्ट आंसर। सो इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। हमने व्यापम में पूछे हुए इस साल के क्वेश्चन पेपर के ग्रुप 5 के 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगले जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में लाऊंगा, क्योंकि टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे गए थे पैथोलॉजी के। सो एक वीडियो में कवर कर पाना आसान नहीं होगा, लंबा वीडियो हो जाता। सो इसलिए उसको डिवाइड करके बताने की कोशिश की है। अगले वीडियोस में मैं और क्वेश्चंस लाऊंगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 15 क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे के वीडियोस मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।